हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का महामैराथन क्लास है। इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके आगामी सीजी टेट सी टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अच्छे से समझते हुए देखिएगा सभी प्रश्नों को, क्योंकि इन प्रश्नों से रिलेटेड और भी प्रश्न दिए जाए तो आप उन्हें बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई के सहशैक्षणिक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन ए जीवन कौशल, ऑप्शन बी कार्य शिक्षा, ऑप्शन सी दृश्य और प्रदर्शन कला, ऑप्शन डी अभिवृत्ति और मूल्य। ये चारों ऑप्शन है। इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए में आएगा ए बी सी, ये तीनों होंगे। ऑप्शन बी ए बी सी डी, ये चारों हैं। या ऑप्शन सी ए बी और डी, ऑप्शन डी है ए सी और डी। तो ये चारों शामिल है कि कौन कौन से शामिल है, ये पूछा है किसमें, सतत और व्यापक मूल्यांकन में। तो पहले हम सीसीई के बारे में जान लेते हैं। सीसीई में ये दोनों आते हैं, ठीक है। शैक्षणिक क्षेत्र आता है और शैक्षणिक क्षेत्र आते हैं, ठीक। शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र आता है। जो शैक्षिक क्षेत्र होते हैं वो कक्षा में होते हैं, ठीक है, उसे कक्षा में कहेंगे। और शैक्षणिक क्षेत्र में यानी कि कक्षा से बाहर की जो दुनिया होती है ना, जब बच्चा उसमें जब बाहर की दुनिया से रिलेट करता है, ठीक है, या बाहर में जो जो क्रियाएं होती है वो सब आ जाएगा शैक्षणिक क्षेत्र। मतलब एक प्रकार से कक्षा में बाहर की गतिविधि, उसे हम कहेंगे शैक्षिक क्षेत्र। तो इसमें शैक्षिक क्षेत्र के बारे में पूछा है ना। तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ए बी सी डी। ये सभी शामिल होंगे शैक्षणिक क्षेत्र में, यानी कि जीवन के कौशल, कार्य शिक्षा, है ना, दृश्य और प्रदर्शन कला, अभिवृत्ति और मूल्य, ये सभी आ जाएंगे शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी कक्षा कक्ष के लिए सहयोगात्मक आकलन की विशेषता नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की योग्यताओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी आकलन एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन सी छात्रों को आकलन के एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन डी अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर तो समावेशी कक्षा की बात की गई है। समावेशी कक्षा के बारे में जान लीजिए। समावेशी कक्षा हम किसे कहेंगे, तो जहाँ पर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, ठीक है, जहाँ सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को क्या बोलते हैं, एक साथ शिक्षा दी जाती है, उसे हम समावेशी कक्षा कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें विशेष आकलन की विशेषता नहीं है पूछा है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि छात्रों को आकलन के लिए एक सक्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर निष्क्रिय नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था सक्रिय प्राप्तकर्ता, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा बच्चों के सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होगा। ऑप्शन ए यह देखना कि बच्चा समूह कार्यों में साथियों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है। यहाँ पर सामाजिक कौशल के आकलन की बात की जा रही है ना। ऑप्शन बी मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का व्यवस्था करना। ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण देना। ऑप्शन डी बच्चों का विस्तृत रूप से तब अवलोकन करना जब वह समस्याओं का समाधान करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना, यह देखना कि बच्चा समूह कार्यों में साथियों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है ना। तो सामाजिक कौशल यानी कि एक प्रकार से मिलकर किसी चीज को सीखना, है ना। तो साथियों के साथ क्या कर रहा है, अंतःक्रिया करते हुए समूह कार्यों को कर रहा है बच्चा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
बाकी ये तीनों नहीं होंगे क्योंकि मानकीकृत ये तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण देना, ये भी सामाजिक कौशल का आकलन नहीं होगा इससे, है ना। बच्चा तो केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ए इसका सही आंसर है, बी सही आंसर है ऐसे करके टिक लगा देगा। और ऑप्शन डी में बोला है बच्चों का विस्तृत रूप से तब अवलोकन करना जब वह समस्याओं का समाधान करता है। इसमें भी वो स्वयं के द्वारा कर रहा है ना, इसमें भी क्या बोल रहे हैं, उसका सामाजिक कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए इसका बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मदद करता है। ऑप्शन ए शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए, ऑप्शन बी लेखन की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी छात्रों को तार्किक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, कक्षा परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो कक्षा परीक्षण हमें लेने की आवश्यकता ही क्यों होती है ना, तो इसलिए क्योंकि हम परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम यह जान सके कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना जाना है ना, उसे किस चीज में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, इसके लिए हम कक्षा परीक्षण करते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए कि उसने क्या चीजें सीखी है, क्या चीजें नहीं सीख पाई है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला विद्यालय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या का विकास, ऑप्शन बी शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, ऑप्शन सी सतत मूल्यांकन, ऑप्शन डी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। तो यहाँ पर बच्चों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला विद्यालय से संबंधित कारक पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, सतत मूल्यांकन। क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत सभी चीजें आ जाती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि सिद्धांत अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन डी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले हम अल्बर्ट बंडूरा के बारे में जान लेते हैं। ये जो थे, इन्होंने बताया कि इन्होंने मॉडलिंग बताया था, ठीक है, जो जैसे कि बच्चे जो है अनुकरण के लिए, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, ये बताया था, ठीक है। और ये जो अल्बर्ट बंडूरा है वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जैसे बच्चे जो है वो समाज के द्वारा क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, यानी कि समाज से सीखते हैं एक प्रकार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। और संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था और अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मैंने बहुत बार बता चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं। यहाँ पर रेमंड केटल की बात की जा रही है, तो इन्होंने व्यक्तित्व कारक, कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो जो रेमंड केटल है ये 16 PF, ठीक है, के लिए जाने जाते हैं, यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिया था इन्होंने, ठीक है। और ये व्यक्तित्व परीक्षण के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम से में सम्मिलित नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे। तो मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में कौन कौन से शामिल हैं, होंगे, है ना, यानी कि कितने स्तर हैं हम उसे देख लेते हैं। तो पहला तो है दैहिक आवश्यकताएं, है ना, ये जो दैहिक आवश्यकताएं होगी ये सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता होती है, ठीक। ऑप्शन बी व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, ये जो है ऑप्शन सी स्नेह एवं संबंधता, ये जो है समाज, जैसे कि इसे हम क्या कहेंगे, समाज की आवश्यकता भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी है आत्म सिद्धि की आवश्यकता, ये जो है उच्च स्तर की आवश्यकता है,
या तो निम्न स्तर पूछता है या तो उच्च स्तर पूछता है, आप दोनों को याद रखेंगे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो इसके सिद्धांत आवश्यकता के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों क्या है, इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। ऑप्शन ए द्वंद, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी दबाव। तो एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद। ठीक है, कि हम ये काम को करें कि इस काम को करें एक ही टाइम पे, और दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे क्या कहेंगे, द्वंद कहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए तीव्र अधिगमकर्ता, ऑप्शन बी मंद अधिगमकर्ता, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन सी सृजनात्मक अधिगमकर्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंद अधिगमकर्ता, क्योंकि यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण की बात की जा रही है, जिन्हें उपचार की आवश्यकता है ना, उनके लिए ही तो हम करेंगे ना, जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। तो वो कौन है इन तीनों चारों में से, तो जाहिर सी बात है मंद अधिगम करता है, क्योंकि तीव्र अधिगम करता को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, प्रतिभाशालक को भी नहीं होती बच्चों को, और सृजनात्मक बालक को तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, ऑप्शन बी वृद्धि और विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी शिक्षण का समाज शास्त्री सिद्धांत, ऑप्शन डी शारीरिक शिक्षा सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वृद्धि और विकास का सिद्धांत जो है उस पर शिक्षण की खेल कूद विधि जो है वो आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए प्रोफेसर कोठारी, ऑप्शन बी प्रोफेसर मेहरोत्रा, ऑप्शन सी प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन डी प्रोफेसर राममूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, और जो एनसीएफ 2005 के की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर यशपाल थे, और ये एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया था। और इसमें कुल सदस्य पूछा जाए तो कुल कितने सदस्य थे, तो 35 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है। ऑप्शन ए 5 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। तो जो आरटीई अधिनियम है 2009 वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए उपलब्धि, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी प्यास, ऑप्शन डी नींद। तो यहाँ पर दैहिक अभिप्रेरक की बात की जा रही है। ठीक है, जो दैहिक अभिप्रेरक होता है ये होता है जन्मजात। ये कैसा होता है, ये होता है जन्मजात होता है। तो जन्मजात में क्या क्या आ जाएगा, तो बी सी और डी, है ना, बी सी और डी ये क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं हमारे, है ना, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है। लेकिन जो उपलब्धि है ये एक प्रकार से वातावरणीय अभिप्रेरक हो जाएगा। ठीक है, वातावरणीय अभिप्रेरक के अंतर्गत आ जाएगा, जिसे हम अर्जित करते हैं ना, जैसे कि मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये है उपलब्धि। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए अध्यापन शैली, ऑप्शन बी विषय वस्तु, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक स्तर। तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार पूछा जा रहा है ना, कि किस पर निर्भर करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सबसे ज्यादा अध्यापन शैली पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रदर्शन परीक्षण नहीं है, नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे।
ऑप्शन ए भाटिया बैटरी, ऑप्शन बी केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ऑप्शन डी रेवेन का एसपीएम परीक्षण। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? तो सी हो जाएगा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है वो बुद्धि का प्रदर्शन परीक्षण नहीं है। ठीक है, तो आप को जानना होगा कि प्रदर्शन परीक्षण क्या होता है ना। तो प्रदर्शन परीक्षण यानी कि क्या हो जाएगा? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसे हम क्या कहेंगे? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक। तो इसमें जो ए है, बी है और डी है, ये क्या है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो इसमें क्या पूछा है? बुद्धि का प्रदर्शन परीक्षण नहीं है पूछा है ना। तो स्टैनफोर्ड बिने का जो परीक्षण है ये कौन सा है? ये शाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और बिने के बारे में एक और चीज जान लीजिए। जो क्या बोलते हैं, सबसे पहले बिने ने बुद्धि परीक्षण किया था। कब किया था? तो 1905 में किया था। आप इसे भी याद रखेंगे, कब किया था? 1905 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए संवेदिक पेशी अवस्था, ऑप्शन बी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर अंतिम अवस्था की बात की जा रही है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास कितने दिए थे? तो 4 दिए थे, है ना। तो इसकी अंतिम अवस्था क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन बी, है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अंतिम अवस्था है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। तो जो पहली अवस्था है ना, वो होती है 0 से 2 वर्ष। ये जो संवेदी पेशी, यही पहली अवस्था है, ये है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। और उसके बाद आती है जो अवस्था, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं हम उसे। वो हो जाती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। और लास्ट जो अवस्था है वो होती है 11 से ऊपर की अवस्था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी कार्ल रोजर्स, ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इनके बारे में और भी चीजें जान लेते हैं। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं, है ना। 3 घटक बताए थे, कौन कौन से? तो पहला है इदम, दूसरा अहम और तीसरा है पराअहम। ठीक, और इन्होंने मन के भी 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला चेतन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा अवचेतन। आप ये इन्हें भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वसनीयता की अवधारणा का आशय खालिस्तान से है। ऑप्शन ए निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन बी मापन के उद्देश्य, ऑप्शन सी प्राप्तांकों की संगतता, ऑप्शन डी गणना की समरूपता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राप्तांकों की संगतता। विश्वसनीयता की अवधारणा का आशय है प्राप्तांकों की संगतता से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी डेविड वेशलर, ऑप्शन डी एरिक एरिक्सन। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था वो थे हार्वर्ड गार्डनर ने। इसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, और जो डेविड वेसलर थे इन्होंने दिया था व्यक्तित्व का सिद्धांत। आप इन्हें भी याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने दिया था व्यक्तित्व का सिद्धांत। और जो एरिक एरिक्सन थे इन्होंने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीएम 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है।
ऑप्शन ए शिक्षकों का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी कक्षा कक्ष अधिगम, ऑप्शन सी बालक के चिंतन का गणितीकरण, ऑप्शन डी गणित की विषय वस्तु। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है वो है बालक के चिंतन का गणितीकरण करना, है ना, ताकि जो बालक है वो व्यवहारिक ढंग से सीखे, ना कि कंठस्थ रट कर ना सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और ये किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, से भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए पूर्व अनुभव, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी तर्क। तो यहाँ पर बाल्यावस्था की बात की गई है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तर्क जो है वो बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं होती। यहाँ पर तर्क से मतलब है आर्ग्यूमेंट से, ठीक है, इसमें तर्क से मतलब आर्ग्यूमेंट से है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी उपलब्धि, ऑप्शन डी रचनात्मकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपलब्धि। मतलब किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाएगा? तो उपलब्धि परीक्षणों को परिकल्पित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? ऑप्शन ए वृद्धावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। तो यहाँ पर व्यवसायिक यानी कि जॉब नौकरी की बात की जा रही है, एक प्रकार से, है ना, आपके व्यवसाय की बात की जा रही है। तो इस कब आपको चिंता होती है? तो किशोरावस्था के बाद चिंता जो है वो प्रारंभ हो जाती है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र कक्षा में स्वतंत्र रूप से अंतःक्रिया कर सकते हैं यदि हो? ऑप्शन ए उचित भौतिक सुविधाएं, ऑप्शन बी सख्त अनुशासन, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक वातावरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्र जो है वो कक्षा में स्वतंत्र रूप से अंतःक्रिया कब कर सकेंगे? जब उन्हें लोकतांत्रिक यानी कि स्वतंत्र वातावरण दिया जाए, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि को जगाने, बनाए रखने और भी विनियमित करने की प्रक्रिया खालिस्तान को के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी आदत, ऑप्शन डी परिपक्वता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान आंतरिक कक्षा कक्ष कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी मानसिक थकान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंतरिक कक्षा कक्ष कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से अधिगम को प्रभावित करते हैं बोल रहा है, तो ये जो तीनों है ये अधिगम को प्रभावित करेंगे किसी न किसी प्रकार से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था के दौरान सृजनात्मकता किस रूप में व्यक्त की जाती है? ऑप्शन ए नाटकीय नाटक, ऑप्शन बी रचनात्मक खेल, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बाल्यावस्था के दौरान जो है वो सृजनात्मकता इन तीनों प्रकार से व्यक्त की जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असामान्य विचारों को उत्पन्न करने और पारंपरिक सोच के स्वरूप से विचलित होने के लिए नए संबंधों को देखने की क्षमता को के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी विचार, ऑप्शन डी तर्क।
तो असामान्य विचारों को उत्पन्न करने और पारंपरिक सोच के स्वरूप से विचलित होने के लिए नए संबंधों को देखने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? सृजनात्मकता कहेंगे। ठीक है, क्षमता को सृजनात्मकता के रूप में जाना जाता है। सृजनात्मकता यानी कि अपसारी चिंतन से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अपसारी चिंतन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति और पोषण खाली स्थान को संदर्भित करते हैं। ऑप्शन ए आंतरिक और बाहरी वातावरण, ऑप्शन बी स्वभाव और चरित्र, ऑप्शन सी शारीरिक विशेषताएं और स्वभाव, ऑप्शन डी आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आनुवंशिकता और पर्यावरण। प्रकृति जो है आनुवंशिकता में आ जाएगी और पोषण पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा 100 को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर के बीच अंतर नहीं कर पाता है, वह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी शब्दकूट विकार, ऑप्शन सी डिसलेक्सीमिया, ऑप्शन डी डिसमॉर्फिमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधी विकार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई छात्र प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न पर अपने संदेह को संतुष्ट करना चाहता है तो ऑप्शन ए आप प्रिंटिंग की गलती को स्पष्ट करेंगे, ऑप्शन बी आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, ऑप्शन सी उसे सलाह देंगे कि सुधार की पुष्टि होने तक प्रतीक्षा करें, ऑप्शन डी आप उग्र रूप से उसे वही करने के लिए कहेंगे जो वह समझता है। तो जब कोई छात्र प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न पर अपने संदेह को संतुष्ट करना चाहते हैं ना, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन जो है वो गलत है, तो उसे वो कैसे निपटेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्या करना चाहिए? उसे सलाह देंगे कि सुधार की पुष्टि होने तक वह प्रतीक्षा करे। उग्र रूप से तो बिल्कुल नहीं आप उससे पेश आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी छात्र के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन ए छात्र को दंडित करना, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी इसे माता पिता के संज्ञान में लाना, ऑप्शन सी अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचार प्रदान करना, ऑप्शन डी से नजरअंदाज कर देना। है ना, तो वो छात्र कैसे ठीक हो पाएगा जब उसे आप नजरअंदाज कर देंगे? उसे आपको ठीक करना है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये दोनों में से क्या है? आप माता पिता के संज्ञान में लाएंगे, उससे क्या होगा? जब तक आप उसके कारणों का पता नहीं लगा लेते कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना है? उसके कारणों का पता लगाना है और उसके उपचार प्रदान करना है उसके अनुसार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। परियोजना विधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए अनुभव द्वारा अधिगम, ऑप्शन बी एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो परियोजना विधि को हम और किस नाम से जानते हैं? तो प्रोजेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परियोजना विधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों कथन सत्य है ना। परियोजना विधि में अनुभव द्वारा अधिगम होता है, एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक भी होता है और समस्या समाधान भी करते हैं हम परियोजना विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए माता पिता बच्चों के अच्छे संबंध, ऑप्शन बी उच्च बुद्धि, ऑप्शन सी विद्यालय का अच्छा वातावरण, ऑप्शन डी सीखने की लालसा। तो हमें सीखने में किसी भी चीज को अगर आपके अंदर क्या बोलते हैं इंटरेस्ट होगा, है ना, तो आप क्या करेंगे? उसे बहुत जल्दी सीखेंगे। ठीक है, वो चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी। तो सीखने के लिए सबसे आवश्यक क्या हो जाएगा? तो सीखने की लालसा, आप में इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बच्चे को पुस्तक पढ़ने में आनंद आता है तो यह है ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा, ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन सी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा,
क्योंकि जब बच्चे को पुस्तक पढ़ने में क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है ना, तो ये बाह्य प्रेरणा तो नहीं होगी, किसी प्रकार से उसमें उसको दबाव नहीं दिया जा रहा है, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए भी वो पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक 7वीं कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और पढ़ता है, ठीक है, और पढ़ता है, फिर छात्र की जरूरत को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हैं और उसे समायोजित करता है, तो वह क्या कर रहा है? ऑप्शन ए अधिगम का आकलन, ऑप्शन बी अधिगम के रूप में आकलन, ऑप्शन सी अधिगम के लिए आकलन, ऑप्शन डी अधिगम पर आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम के लिए आकलन। इसे हम एफ ए कहते हैं, इसे हम एफ ए कहते हैं, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे इसे, जो कि क्या होता है, शिक्षण के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षक अपने समूह का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर बच्चों के व्यवहार की जानकारी एकत्र करता है, तो यह खाली स्थान का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए अनौपचारिक अवलोकन, ऑप्शन बी गैर सहभागी अवलोकन, ऑप्शन सी औपचारिक अवलोकन, ऑप्शन डी सहभागी अवलोकन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सहभागी अवलोकन कर रहा है वो, है ना। जब एक शिक्षक जो है अपने समूह का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर बच्चों के व्यवहार की जानकारी एकत्र कर रहा है, यानी कि बच्चों के ही समूह का हिस्सा बन रहा है वो, है ना, तो वह एक क्या का उदाहरण है? तो सहभागी अवलोकन का, है ना, कि बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसका वो अवलोकन कर रहा है सहभागी तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया संबंधी कारक नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन बी दोहराव और अभ्यास कार्य का प्रावधान, ऑप्शन सी विषय वस्तु की प्रकृति पुनर्बलन का प्रावधान, ऑप्शन डी पुनर्बलन का प्रावधान। मतलब ये ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी में सिर्फ विषय वस्तु की प्रकृति है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी अधिगम शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विषय वस्तु की प्रकृति इसके अंतर्गत नहीं आएगी, बाकी ये तीनों आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी अनुक्रमिकता, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन डी विशिष्ट से सामान्य। तो जो मानव विकास है वो निरंतरता पर आधारित होगा, अनुक्रमिकता पर भी होगा और सामान्य से विशिष्ट पर भी होगा, लेकिन विशिष्ट से सामान्य नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मानव विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सूक्ष्म शिक्षण के आयोजन से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति का चरण, ऑप्शन बी कौशल साझा करने का चरण, ऑप्शन सी कौशल अर्जन चरण, ऑप्शन डी स्थानांतरण चरण। तो सूक्ष्म शिक्षण के 3 चरण होते हैं, आप इन्हें जान लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। पहला तो यही हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति का चरण, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कौशल अर्जन चरण, तीसरा हो जाएगा स्थानांतरण चरण। ये है सूक्ष्म शिक्षण के चरण, लेकिन कौशल साझा करने का चरण ये नहीं होता, तो इसमें संबंधित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 महीने के बाद जब बच्चे को मां के गर्भ से पर्यावरण में डाला जाता है तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व काल, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। तो 9 महीने के बाद जब बच्चे को मां के गर्भ से पर्यावरण में डाला जाता है तो उस अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। और जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसे प्रसव पूर्व काल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का वह स्तर जिसके लिए उच्च कोटि के चिंतन कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है कहलाता है। ऑप्शन ए स्मृति स्तर का शिक्षण, ऑप्शन बी
समझ के स्तर का शिक्षण, ऑप्शन सी चिंतनशील स्तर का शिक्षण, ऑप्शन डी रचनात्मकता स्तर का शिक्षण। तो पहले हम देखते हैं शिक्षण चिंतन कौशल के स्तर। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्होंने शिक्षण के 3 स्तर बताए थे। कितने स्तर? 3 स्तर बताए थे। ठीक है, पहला था स्मृति स्तर, दूसरा था समझ या फिर बोध का स्तर, और तीसरा था चिंतन स्तर। तो इसमें क्या पूछा है? उच्च कोटि के चिंतन कौशल का उपयोग की आवश्यकता पूछा है। वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा चिंतनशील स्तर का शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ताकि मैं और भी इसी प्रकार आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ सकूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन बच्चों की त्रुटि से संबंधित नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए, यदि त्रुटियों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो वे निश्चित आदतें बन जाएंगी जिन्हें बाद के चरणों में ठीक करना मुश्किल होगा। ऑप्शन बी, त्रुटियां आदतों का एक नया सेट सीखने में विफलता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी, यह देखा गया कि गलत अवधारणा निर्माण ही त्रुटियों का एकमात्र कारण है। ऑप्शन डी, त्रुटि प्रणाली को सीखने के प्रयास का परिणाम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, क्योंकि त्रुटि से संबंधित सही नहीं है पूछा है। कौन सा होगा? तो ये कि यह देखा गया कि गलत अवधारणा निर्माण ही त्रुटियों का एकमात्र कारण है। तो सिर्फ गलत अवधारणा निर्माण ही एकमात्र कारण नहीं होगा, है ना, त्रुटि का कई सारे कारण हो सकते हैं त्रुटि के। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी रोजर, ऑप्शन डी कोहलर। तो अंतर्दृष्टि अधिगम, इसे हम इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दिया गया था कोहलर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं है? क्या नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए पर्यावरण निर्माण, ऑप्शन बी मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर, ऑप्शन सी परामर्शदाता की भागीदारी, ऑप्शन डी व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो परामर्श की एक विशेषता क्या नहीं होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत साक्षात्कार। इसे एक प्रकार से हम इंटरव्यू कह सकते हैं, है ना, इंटरव्यू लेना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जॉब से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये जो है परामर्श की एक विशिष्टता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए अक्षर विधि, ऑप्शन बी शब्द विधि, ऑप्शन सी बहुविधि, ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्याख्यान विधि जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होगी। बाकी अक्षर विधि होगी, शब्द विधि होगी और बहुविधि यानी कि बहुत सारी विधि भी उपयुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अवस्था में संवेगात्मक अस्थिरता सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो संवेगात्मक अस्थिरता की बात की गई है यहाँ पर, तो वो किस में सर्वाधिक पाई जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था में सबसे ज्यादा संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, क्योंकि इस अवस्था में संवेग जो है बहुत तेजी से क्या होते हैं, बदलते हैं, है ना। जैसे कि बच्चा नॉर्मल होता है, फिर अचानक से उसे क्या चीज बुरी लग जाती है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये होगा ऑप्शन बी किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उपलब्धि की प्रेरणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यक्ति के ज्ञान से, ऑप्शन बी व्यक्ति की अभिवृद्धि से, ऑप्शन सी व्यक्ति के अनुभव से, ऑप्शन डी व्यक्ति की आवश्यकता से।
तो उपलब्धि की प्रेरणा जो है, जैसे कि आप किसी चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं और उसको आपको उसकी आवश्यकता है ना, बहुत, तो उसे प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, अपना 100% देंगे, है ना। तो ये आप कब करते हैं, जब आप मोटिवेटेड होते हैं। ठीक। तो जैसे कि अभिप्रेरणा के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? तो आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, ये 3 तत्व होते हैं। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि आवश्यकता ही सबसे पहले है, फिर आप उसे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, बाकी सभी क्रियाएं करेंगे। तो ये इसमें उपलब्धि की प्रेरणा किससे संबंधित हो जाएगी, तो व्यक्ति की आवश्यकता से। ठीक है, आवश्यकता सबसे पहले है, उसके बाद बाकी सभी चीजें होंगी। तो ये थे आज के टॉप 50 एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।